गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिक्स की क्लास में हम केंद्रीय बलों के अंतर्गत पिंड की गति के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षण का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इसमें ले रहे हैं हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, अर्थात केंद्रीय बलों के अधीन गति करते हुए पिंड का कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है। तो देखिए, इसमें हम जो गति के दो समीकरण हमने पिछली क्लास में डिराइव किए थे, देखिए इस पेज में इक्वेशन नंबर 5 और 6, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण के गति के समीकरण को व्यक्त कर रहे हैं। इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके हम कोणीय संवेग संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम को डिराइव करेंगे। तो देखिए, इक्वेशन नंबर 6 को हम दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, इसमें m मल्टीप्लाई बाई r dt थीटा और dt स्क्वायर प्लस 2 dr और dt d थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू 0 हमारी इक्वेशन है। इसको हमने दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट हैंड साइड में 0 है, इसलिए 0 ही रहेगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म होगी आफ्टर मल्टीप्लाई बाई r, इसको हम कंबाइंडली इस तरह से लिख सकते हैं कि d और dt ऑफ एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी दैट इज इक्वलेंट टू 0। यहाँ जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, इसे हमने j लिखा है। सो इसको हम लिख सकते हैं डी जे अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये जो j क्वांटिटी है जिसको हमने जिसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी माना है, यह समय के साथ नियत राशि है। समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। घूर्णन गति करने वाले कण के कोणीय संवेग का मान एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो यह जो जे हमने माना है, ये क्या व्यक्त कर रहा है? यह घूर्णी गति करते हुए कण का कोणीय संवेग है। तो कोणीय संवेग यहाँ पर समय के साथ नियत है। अतः यह जो इक्वेशन है ये क्या प्रूव कर रही है कि घूर्णी गति करते हुए कण का कोणीय संवेग केंद्रीय बल के अधीन होते हुए क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसलिए समीकरण 8 कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम को व्यक्त कर रहा है। अब देखिए, एक अनदर क्वांटिटी भी होती है जिसको हम इसी नियम से डिराइव करेंगे, जो कि केपलर का सेकंड लॉ भी है। प्लैनेटरी मोशन में जो केपलर ने 3 लॉज दिए थे, उसमें सेकंड लॉ कहता है कि जब सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति होती है, तो ग्रह की गति में जो क्षेत्रीय वेग होता है, क्षेत्रीय वेग क्या होता है? एकांक समय में प्लैनेट के द्वारा तय किया गया जो क्षेत्रफल होता है, उसका समय के साथ परिवर्तन नियत होता है। मतलब कि एकांक समय में वो नियत क्षेत्रफल को एक्वायर करता है। तो देखिए, इसको भी हम इसी नियम से डिराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन 7 में हम क्या करेंगे? 1/2m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 7 को करेंगे तो d अपॉन डी टी आर स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा और डी टी इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है, अगेन इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। सो आर स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब यह जो राशि है आर स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा और डी टी, पहले हम देखते हैं कि ये राशि किस चीज़ को व्यक्त कर रही है। तो जो डिनोमिनेटर में dt है, इसका मतलब तो हो गया कि समय के साथ, मतलब कि जब समय को हम परिवर्तित कर रहे हैं या इकाई समय की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो नॉमिनेटर में जो क्वांटिटी है दैट इज आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2, यह राशि क्या है? तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि किसी समय पर जब प्लैनेट ने अपनी गति शुरू करी है, यहाँ पर ओ बिंदु जो मूल बिंदु दर्शा रहा है, ये सन को दर्शा रहा है, सूर्य को दर्शा रहा है। और ये जो कर्व आपको दिख रहा है, यह ग्रह का पाथ है। ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि किसी समय पर यहाँ ग्रह था और यह गति करता करता यहाँ पहुँच गया। इसने इस ड्यूरेशन में इतना एरिया कवर किया है। हमने माना कि यह डी थीटा एंगल प्रसर्पित कर रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है, और इसकी त्रिज्या जो है, पाथ की त्रिज्या r है। तो देखिए,
हम जानते हैं कि जो चाप होगा, आर्क होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर डी थीटा, त्रिज्या गुणा कोण। तो यह जो आर्क है इसकी वैल्यू होगी आर डी थीटा। अब यह जो समय है, ये जो आर्क है यह बहुत कम है, मतलब कि ये समय अंतराल बहुत कम है, इसलिए आर्क भी बहुत कम होगा। सो आर डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो ये जो ट्राइंगल बना है, जो त्रिभुज बना है, इसको हम समकोण त्रिभुज अज्यूम कर सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार हो गया इसका आर डी थीटा, ऊंचाई हो गई इसकी आर। तो ये वैल्यू आ गई इसके क्षेत्रफल की 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। और अपॉन डी टी का मतलब हो गया कि इसके क्षेत्रफल में इकाई समय के साथ परिवर्तन। तो क्षेत्रीय वेग, इसी को हम क्या कहते हैं, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2 को क्षेत्रीय वेग कहते हैं। और अपॉन डी टी लगाने का मतलब हो गया कि क्षेत्रीय वेग में समय के साथ परिवर्तन। तो यह परिवर्तन क्या आता है, नियत आता है, कांस्टेंट आता है समय के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा इसमें कि केंद्रीय बलों के लिए कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम क्षेत्रीय वेग की निश्चरता को भी व्यक्त कर रहा है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और क्षेत्रीय वेग की निश्चरता दोनों को हम इस मेथड से डिराइव कर सकते हैं। तो यह केपलर ने जो ग्रह की गति के लिए सेकंड लॉ दिया था, यह नियम उसी को व्यक्त कर रहा है। सेकंड हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिए इक्वेशन 5 में एफ आर जो फोर्स है उसको हम स्थितिज ऊर्जा के टर्म्स में लिखें तो हम इसे लिखेंगे माइनस डी यू आर और डी आर। ओके, तो ये हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे तो होगा एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर जे स्क्वायर अपॉन एम आर 4। यहाँ जो सेकेंड जो टर्म थी इसमें, इसको हमने जे की टर्म्स में लिख दिया, बिकॉज जे इक्वल्स टू हमने ड्राइव कर लिया है एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको हमने जे की टर्म्स में लिख दिया, एफ आर की जगह हमने पुट कर दिया माइनस डी यू ओवर डी आर। नेक्स्ट देखिए एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी यू ओवर डी आर प्लस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हम एक जो डेरिवेशन है डी अपॉन डी आर 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन आर क्यूब। तो सेकेंड टर्म जो राइट हैंड साइड की सेकेंड टर्म है, इसमें हम 1 अपॉन आर क्यूब की जगह इसको हम डी ओवर डी आर की टर्म्स में रख देंगे। तो राइट हैंड साइड में माइनस डी ओवर डी आर हम बाहर ले लेंगे तो रिमेनेंट क्वांटिटी होगी यू प्लस जे स्क्वायर ओवर 2m आर स्क्वायर। दोनों पक्षों को डी आर अपॉन डी टी से गुणा कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। तो देखिए ये 2-3 स्टेप हमको सॉल्व करनी है। और जो इक्वेशन नंबर 13 हमारे पास आएगा, या 12 में देखिए 12 जो इक्वेशन नंबर 12 है, डी अपॉन डी टी एम अपॉन 2 डी आर ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अंदर की जो क्वांटिटी है यह क्वांटिटी ऊर्जा को व्यक्त कर रही है। ये टोटल ऊर्जा है उस सिस्टम की जो कि केंद्रीय बलों के अधीन घूर्णी गति कर रहा है। यहाँ पर हम ये जानते हैं जो फर्स्ट टर्म है हाफ एम डी आर अपॉन डी टी होल स्क्वायर, ये स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी है और हाफ एम वी स्क्वायर इज द जो होती है वो स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यू जो है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त कर रही है। और जो थर्ड क्वांटिटी है जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, यह पद घूर्णी गति करते हुए पिंड की घूर्णन ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर को, यहाँ पर अगर हम जे की वैल्यू रख दें एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, तो फाइनली इसकी वैल्यू आती है हाफ एम आर स्क्वायर डी थीटा और डी टी होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर एम आर स्क्वायर की बात करें तो एम आर स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण आई, तो आई रख देंगे इसकी जगह हम। और डी थीटा और डी टी जो है वो कोणीय वेग है ओमेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए जो स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये घूर्णी गति करते हुए पिंड की ऊर्जा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो घूर्णी गति करते हुए पिंड के लिए वही कार्य करता है जो स्थानांतरीय ऊर्जा गति करते हुए पिंड में
मास का रोल होता है, द्रव्यमान का रोल होता है, वहीं इसमें जड़त्व आघूर्ण का रोल होता है। बस यहाँ पर फर्क इतना होता है कि यहाँ पर जो नियत बिंदु होता है घूर्णी गति कर जिस घूर्णन अक्ष जो होती है घूर्णी गति करते हुए पिंड के लिए, उस अक्ष से जो दूरी होती है r, तो यहाँ पर r का एक कंपोनेंट आता है क्योंकि यह घूर्णन इसका आघूर्ण बताता है, हमें क्या बताता है, आघूर्ण बताता है। तो इसलिए यहाँ पर जो चेंज है ओनली इन टर्म्स ऑफ r स्क्वायर। और इसी तरह से वहाँ पर जो स्थानांतरित गति में वेग होता है, यहाँ पर घूर्णी गति करते हुए पिंड के लिए वह कार्य कौन करता है, कोणीय वेग। तो यहाँ पर ओमेगा की बात हम करेंगे। तो जो टोटल एनर्जी है वह समय के साथ नियत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2mr² एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं कि किसी भी पिंड के लिए कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। वह ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एक अनदर फॉर्म में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन समय के साथ वो हमेशा नियत बनी रहेगी। अब देखिए गति के समीकरण का हल। जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 हमने डिराइव करी थी, यह घूर्णी गति करते हुए पिंड के लिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के समीकरण को व्यक्त कर रही थी। अब हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इक्वेशन 13 को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 13 का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो डी आर ओवर डी टी, डी आर अपॉन डी टी की अगर वैल्यू निकालें हम इससे, तो ये होगा अंडर द रूट 2 ओवर एम ई माइनस यू माइनस जे स्क्वायर ओवर 2mr²। इसको डी आर और डी टी की टर्म्स को हम अलग कर लेंगे। तो डी टी इक्वल्स टू होगा 2 ओवर एम ई माइनस यू माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2mr² पावर माइनस हाफ इंटू डी आर। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। हमने माना कि 0 से, अगर टाइम की जो लिमिट्स हैं वो 0 से t तक बढ़ रही हैं, उस ड्यूरेशन में r की जो लिमिट्स होंगी वो r0 से r हैं, तो हम इन लिमिट्स के ऊपर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर हम इस का यूज़ करेंगे कि j इक्वल्स टू होता है mr² डी थीटा और डी टी। डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी j और mr² इंटू डी टी। तो डी थीटा की जो j और mr² डी टी की टर्म है, जो पद डी टी में है वेरिएबल में, उसको हम डी थीटा वेरिएबल में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी 0 से t j और mr² इंटू डी टी। अब देखिए अंत में केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का पथ समीकरण 5 में t को विलुप्त करके भी ज्ञात किया जा सकता है। मतलब t वेरिएबल को हटा के हम थीटा वेरिएबल को उसकी जगह रिप्लेस करेंगे। तो देखिए संकारक जो डी थीटा और डी टी की वैल्यू है दैट इज इक्वलेंट टू j और mr²। यहाँ पर हम क्योंकि 1 है तो 1 को हम लिख देंगे डी थीटा और डी थीटा, और जो डी के साथ ऊपर जो नॉमिनेटर में जो मल्टीप्लाई है डी थीटा, तो वो तो हो गया फंक्शन, जो ऊपर वाला थीटा है वो तो हो गया फंक्शन, और डी अपॉन डी थीटा को हम एज एन ऑपरेटर यहाँ मानेंगे। तो ऑपरेटर की फॉर्म में अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम ऑपरेटर की टर्म्स में लिखें तो होगा डी ओवर डी टी इक्वल्स टू जे अपॉन mr² डी ओवर डी थीटा। क्योंकि दोनों साइड्स में अगर फंक्शन सेम होता है तो रिमेनिंग जो क्वांटिटी है उसे हम ऑपरेटर मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगेन हमने यही ऑपरेटर इस पर अप्लाई किया है डी ओवर डी टी, डी अपॉन डी टी के ऊपर। तो ये हो जाएगा डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगेन राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी को भी हम स्क्वायर कर देंगे, जे अपॉन mr² डी अपॉन डी थीटा, जे अपॉन mr² डी अपॉन डी थीटा। यह मान समीकरण इक्वेशन नंबर 5 में हम रख देंगे। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास होगा, ये देखिए यहाँ पे जे स्क्वायर अपॉन mr² डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1 अपॉन r प्लस जे स्क्वायर अपॉन mr³ इक्वल्स टू माइनस एफ आर। या यहाँ पर हम जे स्क्वायर अपॉन mr² कॉमन ले लेंगे, तो डी टू ओवर डी थीटा स्क्वायर 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r इक्वल्स टू माइनस एफ आर। यहाँ पर 1 अपॉन r को हम अनदर एक फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं जिसे हम u मान रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे जे स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर m
d2u our d theta square plus u equals to minus f 1/u। यह समीकरण गतिशील कण के पथ का समीकरण है। यह हमें बताता है कि कण का पाथ किस तरह का होगा अगर हमें केंद्रीय बल की प्रकृति का पता हो तो। इसके विपरीत यदि गतिशील कण का पथ ज्ञात हो तो बल की प्रकृति भी ज्ञात की जा सकती है। अगर पथ का हमें पता होगा तो बल की प्रकृति फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर बल की प्रकृति ध्यान होगी तो हम कण के पाथ का उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति के स्वरूप के बारे में, कि गति का जो एनर्जी होंगी, हम इनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनका कर्व देखेंगे, और व्युत्क्रम केंद्रीय बलों के अधीन गतिशील पिंड का ट्रैजेक्टरीज भी हम स्टडी करेंगे कि उनके ऊपर जो कंडीशन लगी होती हैं, कि जो डिफरेंट पाथ होता है, जैसे अति परवलय हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, तो इनकी कंडीशंस क्या होंगी ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।